नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े कुछ मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं। महाराष्ट्र में अभी अभी विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें शिवसेना ने भी पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट किया, भाजपा तो है ही एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी और उसकी केंद्र में सरकार है तो वह पार्टिसिपेट उसने भी किया, और भी अन्य दल थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। महाराष्ट्र चुनाव में बहुत सी बातें ऐसी थी जो संविधान के खिलाफ आके वहाँ पर बोली गई। संविधान के खिलाफ ऐसी कौन सी बातें थी जो बोली गई है ना, जो आजकल डिबेट में है ना, उन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहता है कि जो तुम्हारा महाराष्ट्र चुनाव था उसमें शिवसेना की अच्छी भूमिका दिख रही थी। महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना की अच्छी भूमिका दिख रही थी, लेकिन शिवसेना जब कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तब उसके बाद उसकी भूमिका में बहुत फर्क आया। क्यों आया? क्योंकि आपको एक हम एग्जाम्पल देते हैं। हनुमान जी जब लंका गए थे और लंका में माता सीता को देखा, और उसके बाद राम जी ने उनको ये नहीं बोला था कि माता सीता को आप लेके आओ, उन्होंने बोला था कि जाओ हाल चाल बतलाओ हमारा और देख के आओ कि माता अच्छी से हैं वहाँ पे या अच्छे से नहीं रह रही। तो वहाँ हनुमान जी पहुँचे, बाद में हनुमान जी को गिरफ्तार किया गया, रावण की सभा में पेश किया गया और रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। उसके बाद है ना, उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता होगा। उसके बाद सबको यही पता है कि हनुमान जी ने सारी लंका जला दी, जबकि सोने की लंका में आग लग नहीं सकती। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो हनुमान जी आग लगा ही रहे थे, सारे कमरे दरवाजे घूम रहे थे, हनुमान जी पूरी लंका को जलाने के फिराक में थे, लेकिन लंका में बहुत प्रयास करने के बाद आग नहीं लगी। आखिरी में हनुमान जी एक कमरे में पहुँचे जहाँ प्रभु शनिदेव जी बंदी बनाए गए थे। तो हनुमान जी ने देखा, भाई प्रभु आप कैसे? तो शनिदेव ने बोला कि वो 10 मूठ वाला जो बैठा है उसने ही मुझे बंदी बना लिया है। अच्छा, तो हनुमान जी ने शनिदेव को तुरंत छुड़ाया वहाँ से और उनसे बोले कि प्रभु अब ये बतलाओ कि इसमें आग कैसे लगेगी। तो शनिदेव बोले कि सोने की लंका है, आग कैसे लगेगी? तो हनुमान जी के दिमाग में एक आइडिया आया। वो आइडिया इस प्रकार था कि हनुमान जी ने बोला, हे शनिदेव आप तुरंत जाके एक पर्वत या हिमालय पे खड़े हो, आप लंका के बाहर जाओ और अपनी दृष्टि देख लो इस लंका पे, बाकी हम पे छोड़ दो, ठीक है। तो शनिदेव गए बाहर और दृष्टि देख ली लंका पे। उसके बाद इस कदर सोने की लंका में आग लगी है जिसका प्रमाण आजकल रामायण भी है, ठीक है। तो वही हाल हुआ यहाँ चुनाव में। अब राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी एक प्रकार से शिवसेना में शामिल हुए। उसके बाद तो आप जानते ही शिवसेना का हश्र क्या हुआ है, ठीक है। शिवसेना जो पार्टी थी बाला साहब ठाकरे की, और महाराष्ट्र में सबसे टॉप लेवल की पार्टी थी, ठीक है। और राहुल गांधी पहुंचे, दृष्टि देखी और शिवसेना समाप्त। तो इस समय राहुल गांधी जिस पर नज़र डाल रहे हैं वो बिल्कुल निस्तो नाबूद हो जा रहा है। ये है आजकल कांग्रेस की हकीकत। कांग्रेस ने 70 साल देश पे राज किया, घोटाले भी किए, है ना। कांग्रेस ने बहुत सारे अमेंडमेंट भी किए, संशोधन किए संविधान में, जिसमें संविधान की जो प्रस्तावना थी, संविधान की प्रस्तावना क्या थी? प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसमें न्यायिक और समानता और पॉलिटिकल करियर बनाने का भी अधिकार था, ठीक है। लोगों को आर्थिक सहायता मिले, न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, पूरा भारत पंथ निरपेक्ष हो, यहाँ पर जाति भेदभाव को मिटा दिया जाए, ठीक है। ये मोटिव था प्रम्बल का। अब जो कांग्रेस ने संविधान बनाया उसमें प्रस्तावना में अमेंडमेंट कर दिया, उसके बाद कांग्रेस को चुनाव में पंथ निरपेक्षता के विषय में बोलने की कोई आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि वो उन्हीं का लाया हुआ लॉ था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो एक महाराष्ट्र के चुनाव में एक शब्द आया, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता कोई शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान की भूमिका है, भूमिका। और जिसने संविधान से खेला वो कभी सरकार नहीं बना पाएगा, ठीक है। पंथ निरपेक्षता शब्द का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्षता का शब्द या अर्थ यह है कि भारत में सभी धर्म, सभी जाति एक समान है और सबको एक समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वह अवसर की समानता हो, रोजगार की समानता हो, चाहे वह वोट डालने की समानता हो, चाहे चुनाव लड़ने की समानता हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, सबको सेम राइट्स हैं। तो चुनाव में अक्सर यही होता है, लोग जातिवादी टिप्पणी करते हैं। हिंदू धर्म के लोग भाजपा को वोट देंगे, मुस्लिम कांग्रेस को देगा, जातिवाद के टुकड़ों पे वोटों का बंटवारा कर देते हैं।
तो ये साफ साफ संविधान का उल्लंघन है। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब यहाँ पंथ निरपेक्षता की बात की जाती है और भारत के संविधान आर्टिकल 324 में जो इलेक्शन कमीशन का अधिकार है, इलेक्शन कमीशन का जो अधिकार है वो ओपन हो जाता है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं किसी राज्य में तो आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता लगाने वाला कौन है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के अधिकार कहाँ हैं? आर्टिकल 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 324, 325, 327 में इलेक्शन कमीशन के बारे में ही बताया गया है। फिर हम बात करते हैं कि जब वहाँ पंथ निरपेक्षता, जातिवाद की टिप्पणी करी जा रही थी तो इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों की जो चुनावी दाखिले थे उनको रद्द क्यों नहीं किया? एक्शन टॉप प्रायोरिटी में क्यों नहीं लिया? उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन है। हम जाति पात का भेद मिटाने के लिए आर्टिकल 14 का उपयोग करते हैं, जिसमें बोला गया है समता एवं समानता का अधिकार, फंडामेंटल राइट है हर किसी का, उसका उल्लंघन हो रहा है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में बोला गया है जब आपके मौलिक अधिकारों का हरण होगा तो आर्टिकल 32 रीट जारी होगी, कोई एक व्यक्ति रीट जारी करा सकता है। तो इस समय चुनाव आयोग पर रीट जारी करनी चाहिए। उसने ऐसा जब हो रहा था, जातिवादी टिप्पणी हो रही थी, तब वहाँ पे उन्होंने क्यों रोकथाम नहीं की? सबसे मेन मुद्दा ये था। ठीक है, तो मानो कि वो सब मैटर को अब यहीं हम क्लोज करते हैं, छोटी सी बात बता के। ये जो चुनाव में मुद्दे होते हैं, इसमें जाति पात धर्म की जो बात करते हैं, तो सबसे पहले एक उनको काम करना चाहिए कि जो हमारा भारत का संविधान है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जो है उसे हटा देना चाहिए, है ना। पंथ निरपेक्षता का शब्द है वो हटाना चाहिए, और पंथ निरपेक्षता का शब्द जो हटेगा तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, वरना बनेगा नहीं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।